वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 2 का पहला जो भाग है उसको द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। तो प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 2 है, उसका जो पहला भाग है उसमें जो सवाल हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आयताकार बताया है और क्षेत्रफल बता रखा है। कितना है? 528 वर्ग। मान लीजिए ये कोई आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है हमें 528 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई इंटू चौड़ाई हमें दे रखी है, लेंथ इंटू विड्थ हमें दे रखी है। कितनी? 528। और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई और चौड़ाई नहीं दे रखी है हमें सिर्फ ये कहा गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक ज्यादा है। तो यदि हम ये मान लें, माना चौड़ाई यानी विड्थ जो है, मान लीजिए चौड़ाई विड्थ जो उसकी है वो है x, तो लंबाई कितनी हो गई? लंबाई हो गई दुगना यानी 2x से एक ज्यादा यानी +1। 2x + 1 इसकी लंबाई हो गई। और हमसे क्या कहा गया है कि x और 2x + 1 यानी लंबाई इंटू चौड़ाई यानी क्षेत्रफल कितना है? 528। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो इसका मतलब क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है कौन सी? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0।
इसको द्विघाती सूत्र से हमें हल करना है। तो जब भी हमें किसी द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से हल करना हो तो हमें a, b और c की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। किसकी? a, b और c की। a, b, c क्या है? ये a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, हम जानते हैं वो कितना है यहाँ पर 2। b क्या है? x का गुणांक, वो कितना है यहाँ पर? कुछ भी नहीं दे रखा है, यानी 1। c क्या है? अचर पद, वो कितना दे रखा है? -528। ठीक है। अब हमें द्विघाती सूत्र भी मालूम होना चाहिए। तो हमारा द्विघाती सूत्र क्या है? हमारा द्विघाती सूत्र होता है x = -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, यही होता है। अब इसके अंदर जब हम इन वैल्यूज को रखेंगे तो देखिए क्या आता है। एक बार इसको प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। ठीक है, तो पहले हम प्लस को लेकर के देखते हैं क्या आता है। देखिए प्लस वाले को हम ले रहे हैं b की वैल्यू माइनस b, यानी b की वैल्यू 1 है, 1 रख दिए। इधर प्लस माइनस दो चिन्ह है यहाँ पर, तो हम प्लस चिन्ह मान रहे हैं। प्लस √b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है -528, -528। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है 2 यानी 4। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया -1, तो ये क्यों रह गया प्लस अंडर रूट में क्या हो गया 1 माइनस कितना हो गया ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गए, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, पहली बात तो ये। फिर 4 दूनी 8 और 8 को 528 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 को जब हम 528 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4224, 4224, यानी कुल हो गया 4225 माइनस अपॉन 4, 4225। ठीक है, 4225 का अगर हम रूट निकालें तो वो कितना आएगा 65, 65 कितना आएगा 65। देखिए ये 65 आ जाएगा। 4224 तो ये था, एक मिलाकर 4225 हो गया। 4225 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 65। ठीक है, 65 आया समझ में? तो अंदर का जो है इसका 65 आ गया, 65। ठीक है, अब प्लस का 65 है तो 64 ये हो जाएगा 64/4 यानी 16, एक वैल्यू आ गई 16। और दूसरी वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे -1 तो ये क्यों रहने देंगे और इस पर माइनस ले लेंगे चिन्ह माइनस का, और बाकी चीज वैसे की वैसे करेंगे। तो जब वैसे की वैसे करेंगे तो वापस से 65 आएगा, यहाँ पर 65 आएगा, 65 आएगा। ठीक है, और 65/4 करेंगे हम, ये 66/4। ठीक है, यानी काटेंगे तो 33/2 आ गया। और कैसा आया माइनस का 33/2 आ गया। तो x की दो वैल्यू हमें प्राप्त हुई, x बराबर 16 और दूसरी x बराबर -33/2। अब क्योंकि माइनस में तो कोई साइड हो नहीं सकती, कोई भी भुजा माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इस वाले को हम कैंसिल कर देंगे, भुजा माइनस में हो ही नहीं सकती। इसलिए x बराबर 16 को हम इसकी वैल्यू मानेंगे। x बराबर 16 इज द आंसर, x बराबर 16 इज द आंसर। ठीक है, आइए समझ। अब हम कर रहे हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण 11 में हमें द्विघाती सूत्र की मदद से, श्रीधराचार्य सूत्र की मदद से
ये जो द्विघात समीकरण है इसको हल करना है। इसमें एक शब्द समस्या हमें दी गई है। सबसे पहले तो उससे हमें द्विघात समीकरण बनाना है, फिर उसको द्विघात समीकरण जो बनता है उसको हमें हल करना है श्रीधराचार्य सूत्र से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, सब समस्या क्या दी गई है हमें, देखिए दो ऐसे क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, सबसे पहले तो इसको, इस सब समस्या से हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बनानी है, हमें द्विघाती समीकरण बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखिए एक तो शब्द है क्रमागत और दूसरा है विषम और तीसरा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के बारे में हम बता चुके हैं आपको। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ 0 और उससे बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं, इस तरह से। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक में विषम की बात हो रही है। विषम यानी मान लीजिए एक विषम संख्या है ये 1 और दूसरी विषम संख्या है ये 3, तीसरी है 5। तो ठीक है, अब क्रमागत विषम संख्या की बात कर रहे हैं, यानी अगर एक संख्या को हमने पहली संख्या 1 मान लें तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, 3 होगी। क्रमागत मतलब अगली संख्या होती है। क्रमागत विषम संख्या कौन सी हुई, 3 हुई। यानी कितना अंतर हुआ पहली में और दूसरी क्रमागत विषम संख्या में, 2 का अंतर। ठीक है, अब हमें क्रमागत विषम संख्याएं तो मालूम है नहीं। ठीक है, इसलिए हम मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत जो विषम संख्या है, पहली जो विषम संख्या है वो है x। पहली विषम संख्या है x। तो दूसरी जो थी क्रमागत विषम संख्या, x की क्रमागत विषम संख्या कौन सी हो गई, x प्लस 2। 2 का अंतर होता है ना क्रमागत विषम संख्या में। तो दूसरी जो विषम संख्या हुई क्रमागत, x की क्रमागत विषम संख्या हो गई x प्लस 2। ठीक है, अब प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें दे रखा है कि इन दोनों का योग, इनके वर्गों का योग, यानी x स्क्वायर का प्लस x प्लस 2 का वर्ग, इनका योग कितना है, 290 है, 290। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं। तो ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए बी यानी 4x इक्वल टू 290। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया है, x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है, हमने एक बीजीय सर्वसमीकरण आपको लिखाई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं पे भी हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो हमने इसको खोल करके इस रूप में ही लिख दिया है। ठीक है, बराबर 290। अब क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। ठीक है, 290 हो गए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए 290 को हम, ये प्लस का 290 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 290 हो जाएगा और फिर ये प्लस का 4 रह जाएगा। तो 290 माइनस के में से अगर प्लस का 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 286 माइनस के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे द्विघात समीकरण में हम 2 का भाग लगा देते हैं या 2 कॉमन ले लेते हैं, बात एक ही। ठीक है,
2 का भाग लगा रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तब क्या बचेगा, इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, 286 का आधा हो गया, बराबर 0। तो हमें जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ इस सब समस्या से, वो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब इसको हमें हल करना है किससे, द्विघाती सूत्र से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, यानी श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, देखिए श्रीधराचार्य सूत्र है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और हमारा द्विघात समीकरण क्या बना था, द्विघात समीकरण हमारा बना था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस द्विघात समीकरण के आधार पर इसकी तुलना मानक रूप से जब हम करेंगे द्विघात समीकरण के, तो उस आधार पर हम a की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, b की वैल्यू यानी x का गुणांक और c की वैल्यू यानी अचर पद का, कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो ज्ञात करेंगे हम। तो a की वैल्यू क्या हुई, x का गुणांक कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, यानी 1 है। b की वैल्यू क्या है, 2 दे रखी है x के गुणांक की। c की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, माइनस 143। ठीक है, अब इन वैल्यूज को इस समीकरण में हम पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं, एक बार प्लस में लेते हैं, माइनस b का मतलब कितना है, 2। फिर एक बार प्लस में ले रहा हूं, अब मैं प्लस अंडर रूट के अंदर चल रहे हैं हम, b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, b कितना है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस 4 इंटू a कितना है, 1, c कितना है, माइनस का 143, माइनस 143। ठीक है, यह है अपॉन 2a कितना है, 1, 2a का मतलब 2 ही रह गया। ठीक है, अब ऊपर वाले को हल करेंगे तो क्या है हमारे पास में, देखिए 4 एकम 4 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 143 से तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 572। क्या आ जाएगा, अगर हम इसको करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 572। किसका, माइनस का, माइनस माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 572 और 4 ये तो 572 आ गया, माइनस का था, माइनस माइनस दोनों गुणा हो गए चिन्ह, प्लस का हो गया, और प्लस के 572 और 4 कितने हो गए, 576। कितने हो गए, 576। और ये जो 576 हो गए, अब कितना हो गया, 576। 576 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना आता है, वो आता है 24। ठीक है, आई बात समझ, तो यानी अंडर रूट वाली जो वैल्यू है वो है 24। तो प्लस में जब इसको 44 को रखेंगे हम, तो हमने रखा मान लीजिए -2 प्लस 24 अपॉन 2। ठीक है, तो -2 इस प्लस के 24 में घटेगा तो कितना आ गया, 22/2, यानी इससे कटेगा तो कितना आ गया, 11। एक वैल्यू तो हमारे पास में आ गई x की 11। ठीक है, अगर हम माइनस वाली वैल्यू रखें, यानी अंदर वाला तो हमने सॉल्व करके देख ही लिया था, अलग से सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको। तो अगर -2, ठीक है, और यहां पे माइनस मान लें हम,
माइनस, ठीक है। अंडर रूट वाली ये पूरी वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, कितनी 24 आ गई थी हमारे पास में, 24 मान ली, ठीक है, अपॉन 2। अब कितना हो गया, माइनस माइनस, माइनस के 2 और माइनस के 24 यानी माइनस के 26, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 13, ठीक है। अब एक वैल्यू आ गई 11, एक आ गई माइनस के 13। अब बात हो रही है विषम धनात्मक पूर्णांकों की। तो 13 विषम संख्या तो है लेकिन धनात्मक नहीं, ऋणात्मक आ रही, नेगेटिव आ रही, तो इसको तो हम कैंसिल कर देंगे और x की वैल्यू हम मानेंगे x बराबर 11, ठीक है। तो एक जो धनात्मक पूर्णांक अगर 11 हुआ तो दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक हो गया वो कितना हो गया, x, दूसरा x हो गया 11 प्लस 2 बराबर 13, ठीक है। अब हम सवाल के हिसाब से जांचना चाहें, मान लीजिए इसमें क्या आ गया है, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी 11 का वर्ग निकालें हम, 11 का स्क्वायर कर दें और 13 का स्क्वायर कर दें और इसका जोड़ें तो 290 आएगा। कैसे आएगा देखिए, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 121 प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 290, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, बात करते हैं उदाहरण नंबर 12 की। उदाहरण नंबर 12 की, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई जो है उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है, ठीक है। और इस आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, किसका, आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, पहले से निर्मित समद्वि बाहु त्रिभुजाकार पार्क। एक पार्क और बना हुआ है पहले से ही, एक पहले से ही त्रिभुजाकार पार्क बना हुआ है और एक पार्क हमें और बनाना है आयताकार, ठीक है, जिसका आधार जो है, जिसका आधार वो आयत के चौड़ाई के बराबर है, ठीक है, आधार चौड़ाई के बराबर, ठीक है ना, और ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल से भी 4 वर्ग मीटर अधिक है। आए बात समझ, देखिए वापस से समझेंगे इसको। इसमें दो बातें कही गई हैं, एक तो हमसे कहा गया है कि एक तो पहले से ही एक त्रिभुजाकार वो बना हुआ है, पार्क बना हुआ है, और एक आयताकार पार्क हमें बनाना है, ठीक है। और ये जो आयताकार पार्क हमें बनाना है इसकी लंबाई, सॉरी इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। यानी अगर चौड़ाई x माने और लंबाई इससे लंबाई से 3 मीटर कम है, इसका मतलब लंबाई इससे 3 मीटर ज्यादा है, यानी x प्लस 3, ठीक है। अगर ये वाली भुजा x है तो लंबाई वाली भुजा x प्लस 3 हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से और दूसरी बात क्या कही है, त्रिभुजाकार जो पार्क है ये समद्वि बाहु है, दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। इस पार्क की खास बात क्या है, इसका जो आधार है, ये जो बेस होता है आयत त्रिभुज का, ये क्या है, इसकी चौड़ाई, ये आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है x, इसके बराबर है, यानी ये भी x है, इसमें आधार दे रखा है x, और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो 12 दे रखी है, ठीक है ना। अब इसका जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज का और ये जो आयत हमने बनाया इसका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो आयत का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। अधिक कौन सा है, आयत वाला, यानी 4 मीटर हमें जोड़ना कहां पर है, यहां पर,
त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 आधार यानी बेस इंटू हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। 1/2 किया, आधार को हमने मान लीजिए इसमें x बोल रखा है, x, ऊंचाई 12 दे रखी है, 12। तो त्रिभुज जो था इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 से ये कट गया, 6 बार कट गया, 6x। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में आ गया 6x। ठीक है, और अगर आयत का क्षेत्रफल निकालें हम तो चौड़ाई हमें दे रखी है x, लंबाई हमारी हो गई x + 3, और क्षेत्रफल निकालें आयत का तो लंबाई इंटू चौड़ाई फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? x² + 3x, ये हमारे पास में आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब सवाल में हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों जो क्षेत्रफल हैं x² + 3x मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में वर्ग मीटर तो लगता ही है, यूनिट, तो वर्ग मीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो x² + 3x ये वर्ग मीटर किसके बराबर है? बराबर, और ये जो 6x आया है इससे 4 अधिक है, ये वाला 4 अधिक है, तो ये 4 अधिक है, इसका मतलब बैलेंस करना हो तो 4 इधर लगाना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा इधर। तो ये इक्वेशन हमें इस शब्द समस्या के अंदर दी गई। ठीक है, अब इसको जब सरल करेंगे तो ये क्या होगा? 6x इधर आ जाएगा, तो x² प्लस का 6x था, इधर आकर के माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 6x, ये प्लस का 3x, और ये प्लस का 4 था, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, = 0। ठीक है, और अब करेंगे x² माइनस का 6x में से प्लस का 3x चला गया, तो क्या बचा? क्या बचा? माइनस का 3x, और ये माइनस का 4 बराबर 0। तो इस शब्द समस्या से जो हमारे पास में द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? x² - 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है किससे? श्रीधराचार्य सूत्र से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, कैसे करते हैं? देखिए, हमारा द्विघात समीकरण क्या आया था? हमारा x² - 3x - 4 बराबर 0, यही तो आया था। अब इसमें हम देखते हैं कि देखिए a की वैल्यू क्या है? a बराबर 1 आ रहा है, a यानी x² का गुणांक कितना आ रहा है? 1। b की वैल्यू क्या आ रही है? b यानी x का गुणांक, वो आ रही है -3। c की वैल्यू क्या आ रही है? यानी अचर पद क्या आ रहा है? -4। ठीक है, अब abc की वैल्यू जानने के बाद में हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या है हमारा श्रीधराचार्य का? वो है -b प्लस माइनस √b² - 4ac। ठीक है, और अपॉन 2a। जब इसके अंदर हम सारे वैल्यूज को रखेंगे तो कैसे रखेंगे? देखिए, एक बार प्लस का मानना पड़ेगा, एक बार माइनस का मानना पड़ेगा। ये अंडर रूट वाला जो हिस्सा है ना, पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम। देखिए, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आसानी से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो b² का मतलब कितना है? b कितना है? देखिए, b² का मतलब b का मतलब है -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया? -3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -4ac, a कितना है? 1 × 1, c कितना है? -4। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 3 × 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 16,
16 और 9 कितने हो गए? 25, 25 आ गया। अब 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। ठीक है, तो ये जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इसकी वैल्यू हमने निकाली 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक बार हम प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में रखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए माइनस बी की वैल्यू है माइनस बी, यानी बी की वैल्यू है 3। अब एक बार प्लस में 5 रख दिया हमने अपॉन 2a। 2a का मतलब क्या है? 2 इंटू a कितना है? 1, यानी 2 ही मानिए। ठीक है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस। ठीक है, 5 और 3 8, 8 बाई 4 हो गया, यानी 4 दूनी 8, 2 वैल्यू आ गई। एक वैल्यू आ गई x बराबर 2। अब दूसरी वैल्यू कैसे आएगी? वही माइनस b की वैल्यू 3 लिख दी हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है ना, b की वैल्यू तो मैं 3 लिख दी, और ये जो माइनस 5 था प्लस का लिखा था, इस बार माइनस का लिख दिया अपॉन 2। ठीक है, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, प्लस के 3 है और माइनस के 5 है, यानी क्या बचा हमारे पास में? माइनस के कितने बच गए? 2 बटा 2, यानी कट करके माइनस का 1 आ गया। तो एक वैल्यू तो x की आ गई हमारे पास में 2, और दूसरी वैल्यू आ गई x की, x बराबर -1, -2 वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस में वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए हम वैल्यू मानेंगे x बराबर 2। x बराबर 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, ये 2 नहीं आएगी, ये 2 से जब डिवाइड होगा तो 4 आएगा। 2 था यहाँ पर नीचे, हमने गलती से 4 मान लिया इसको, ये 2 था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगी, तो वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे द्विघात समीकरण के विभक्त कर पर, यानी डिस्क्रिमिनेंट पर। हालांकि इसके बारे में हम बातचीत पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको दोहराने की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से हम फिर से बता रहे हैं आपको। और डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर मूलों की पहचान कैसे करते हैं, ये हम इसमें देख रहे हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो श्रीधराचार्य सूत्र है, जो द्विघाती सूत्र है, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो क्या है हमारा? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले को बनाना भी हमने आपको बताया था। बनाया कैसे था हमने ये फार्मूला? जो द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसका जो मानक रूप होता है, उस मानक रूप को जब हमने पूर्ण वर्ग विधि से हल किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब हल किया था, तो हमें यह सूत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये सूत्र हमें याद रखना है, पहली चीज तो ये। अब इस सूत्र के अंदर ये जो चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कौन सी चीज? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो चीज है इसको हम कहते हैं विभक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको विभक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कोई मूल जो है, कोई रूट जो है द्विघात समीकरण का, वो वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, यानी अगर हमें ये पहचानने के लिए कहा जाए कि किसी द्विघात समीकरण को बिना हल करे ही हमसे कोई ये पूछ ले कि द्विघात समीकरण को देख करके बताइए कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा हो यानी 0 से बड़ी हो, तब तो वास्तविक हो जाते हैं,
रूट्स जो हुए वो हुए वास्तविक, रियल। और अगर ये 0 से छोटे हों यानी कम हो, यानी नेगेटिव में कोई संख्या हो, तो उसका मतलब है मूल जो हैं, रूट्स जो हैं द्विघात समीकरण के, वो वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, अवास्तविक हैं, इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। ठीक है। अब इसमें ये बी, ए और सी क्या चीज है? देखिए, जब हमने द्विघात समीकरण की शुरुआत की थी उस समय हमने बताया था कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें a, b और c ये कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? अचर राशियां होती हैं, गणितीय अंक होते हैं। ठीक है ना। और a क्या है? x² का गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। b क्या होता है? x का गुणांक होता है। c क्या होता है? अचर पद होता है। ठीक है। तो a, b, c की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। तो जब भी हमें कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो, कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा है, मान लीजिए हमें दे दिया 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें a, b, c की वैल्यू निकालनी है। तो a बराबर x² गुणांक कितना है? 3। b बराबर x का गुणांक कितना है? -5। और c बराबर अचर पद कितना है? 2। ठीक है। इस तरह से ABC निकाल लेंगे। और अगर हमें ABC मालूम चल जाता है तो b² माइनस AC की में इसको पुट करके, इस फार्मूले में इसको रख करके, और हम ये तय करते हैं कि क्या वो 0 से बड़ा है कि नहीं है। अब इसमें रख के भी देख लेते हैं हम। देखिए, b² माइनस 4AC करना है हमें। तो b² का मतलब -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 माइनस, अब 4AC, 4 इंटू a कितना है? 3, c कितना है? 2, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। ठीक है। 24 हो गए माइनस के, और ये है प्लस के 25, यानी बचा कितना? प्लस का 1। अब प्लस का 1 जो है ये 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये जो द्विघात समीकरण है, इसके जो रूट्स हैं, जो निकलेंगे, जो मूल निकलेंगे, जिसका हल निकलेगा, वो वास्तविक होगा, वास्तविक। अगर b² माइनस AC की वैल्यू माइनस में आ जाती, ऋणात्मक आ जाती, तो रूट्स जो थे वो अवास्तविक हो जाते, इमेजिनरी हो जाते। आएगा समझ में? ठीक है ना। तो याद रहेगा। तो हमें द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र याद होना चाहिए, और उसमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि b² माइनस 4AC जो है, जिसको कि हम विभक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ABC कैसे निकालते हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 के अंदर हमसे कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मूल ज्ञात करने हैं, रूट्स ज्ञात करने हैं, यदि उनका अस्तित्व हो तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये जो द्विघात समीकरण है, इनके जो मूल हैं उनका अस्तित्व है भी या नहीं, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका अस्तित्व है, एग्जिस्ट करना या अस्तित्व होने का मतलब है क्या वो वास्तविक हैं या नहीं है। अगर वो वास्तविक हैं तो द्विघाती सूत्र से हमें वो मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है। अब इस उदाहरण में 3 भाग दिए गए हैं, और पहला भाग अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है। पहले भाग में हमसे कहा गया था 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अभी थोड़ी देर पहले ही हमने हल किया है, इसलिए अब हम आगे ले रहे हैं दूसरे भाग को। दूसरे भाग में हमसे कहा गया है x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है। ठीक है। अब इसको देख करके हमें बताना है पहले तो कि क्या इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं।
कैसे करते हैं? फार्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। अब b क्या है? देखिए यहां पर b की वैल्यू क्या है? x का गुणांक होता है b, यानी 4 है। 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू a कितना है? a यानी x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। c यानी कितना है? अचर पद 5, यानी ये हो गया 16 माइनस 20, 16 माइनस 20, यानी 20 माइनस के हैं, 16 प्लस के हैं, यानी अगर इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 4। और माइनस का 4 जो होता है, देखिए 0 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। ऋणात्मक संख्याएं जो होती है वो हमेशा 0 से छोटी होती है, क्योंकि ये माइनस में आ गया है, ऋणात्मक आ गया है। इसका मतलब क्या है? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, इसके मूल जो हैं वो अवास्तविक हैं। जब वह अवास्तविक हैं, रियल नहीं है, इसका मतलब उनका अस्तित्व नहीं है, और अस्तित्व नहीं है तो हमसे कहा गया है कि इसका कोई मूल ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसके मूल तो हमें ज्ञात करने ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस सवाल का तीसरा हिस्सा। तीसरे हिस्से में हमें सवाल कहा गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या इसके मूल हैं या नहीं है, उनका अस्तित्व है या नहीं है, यानी मूल रियल है या नहीं है। ठीक है, अब कैसे पता करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करके। बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? x का गुणांक क्या है? b का मतलब है x का गुणांक, वो क्या दे रखा है? माइनस 2 रूट 2, इसका स्क्वायर करना है हमें। माइनस 4ac, 4a कितना है? 2, x स्क्वायर गुणांक यानी 2 हो गया। c कितना है? c दे रखा है 1, यानी 4 दूनी 8 ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको खोलेंगे, जब हम देखें क्या होता है, होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का, ये जो माइनस का 2 था ये तो बन जाएगा 4। ठीक है, जब इसका वर्क करेंगे तो माइनस के 2 का वर्क करेंगे तो हो जाएगा 4, और अंडर रूट 2 का जब वर्क करेंगे, यानी अंडर रूट 2 का वर्क करने का मतलब है अंडर रूट 2 को जब हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा। बताया था ना हमने आपको अंडर रूट के बारे में। ठीक है ना, तो ये हो गया 2 इंटू 2, यानी ये भी 8 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8 हो गया, यानी 8 माइनस 8 कितने हो गए? 0। और 0 क्या होता है? 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विविक्त कर, यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी d 0 से बड़ा हो या बराबर हो, दोनों ही स्थिति में मूल मौजूद होते हैं। अगर बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। अगर बराबर होता है तो मूल वास्तविक तो होते हैं लेकिन समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। यानी इसके अंदर क्योंकि बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो मूल हैं वो वास्तविक तो हैं, उनका अस्तित्व तो है, लेकिन दोनों मूल एक ही हैं, दोनों रूट्स एक ही हैं, यानी x की जो दोनों वैल्यू हैं वो समान हैं। ठीक है, अब वैल्यू कौन कौन सी हैं वो हमें देखना है, वो हमें करना है श्रीधराचार्य सूत्र से, यानी द्विघाती सूत्र से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला क्या है? देखिए हमारा फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला था,
तो क्या आया था 8 माइनस 8 यानी 0। ठीक है, यही तो हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको तो हम 0 ही मान लेंगे। अब देखते हैं, देखिए एक बार प्लस में हम 0 माननी है, एक बार माइनस में 0 माननी, तो मतलब 0 मतलब 0 ही होता है। ठीक है, तो अब जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो ये चीज़ तो हमने टर्म 0 ही मान ली, तो ये हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर दोबारा निकालेंगे तब भी 0 ही आएगी। ठीक है, अब बाकी क्या बचा? माइनस का b। माइनस b का मतलब क्या है? माइनस का b, माइनस b। b का मतलब क्या था? x का गुणांक। x का गुणांक कितना था? -2 अंडर रूट 2, ये तो था, अपॉन 2a। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है? 2। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 2। तो हमारे पास में क्या आ गया? +2 अंडर रूट 2 अपॉन 4। ठीक है, अब 2 से ये 4 को काट दिया तो 2 आ गया। तो हमारे पास में क्या आया? अंडर रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो 2 लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। देखो हमने बताया था कि नहीं बताया था? यहाँ पे पहले भी हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, लिख सकते हैं। ऊपर क्या है? अंडर रूट 2, तो एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कट जाएगा, यानी हमारे पास में क्या आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो दोनों जो मूल होंगे वो 1 अपॉन अंडर रूट 2 ही होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 14 की। उदाहरण नंबर जो 14 है इसमें हमसे कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी गई हैं, नंबर 1 और नंबर 2, इनके हमें मूल ज्ञात करने हैं, रूट्स ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब यहां पर इस सवाल के अंदर हमें दो बातें थोड़ी देखनी है। पहली बात तो ये देखनी है कि देखिए इसके अंदर फ्रैक्शन में दे रखी है, भिन्न के रूप में संख्या लिखी हुई है, समीकरण लिखा हुआ है, दोनों भिन्न के रूप में लिखे हुए। साथ ही साथ इसके साथ में एक ये लिखा हुआ है x बराबर का निशान कटा हुआ है 0। इसका मतलब x बराबर 0 नहीं हो सकता, x बराबर 0 नहीं हो सकता। दूसरे सवाल में दे रखा है हमें x बराबर 0 या 2 नहीं हो सकता। बराबर का निशान जब कटा हुआ होता है इसका मतलब है कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, खाली बराबर है इसका मतलब बराबर है, लेकिन अगर कटा हुआ है इसका मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 0 और x बराबर 0 और 2 ये जो लिखा हुआ है इससे हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ सवाल में इसलिए लिख दिए हैं कि अगर हम x की मान 0 रख दें तो नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी और उससे सवाल ही बदल जाएगा। इसलिए सवाल में पहले ही कह दिया कि x बराबर 0 हम नहीं बना सकते, x की वैल्यू 0 नहीं होगी। इस सवाल में कह दिया कि x की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है और ना ही 2 हो सकती है, क्योंकि इसमें अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो क्या होगा? 2 - 2 0, ये वाली 0 हो जाएगी टर्म। अगर 0 रख दें तो x की जगह 0 रखते ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये बात तो हमने समझ ली। अब भिन्न वाले जब भी हमें देते हैं, फ्रैक्शन वाले जब भी समीकरण हमें दिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले उनको सरल समीकरण में बदलना पड़ता है, यानी इससे हमें द्विघात समीकरण पहले बनाना है। तो पहले हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 1 की। इसके दो भाग हैं इस सवाल के, उदाहरण के। इसमें हम पहले भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले भाग में हमें क्या दिया गया है? x + 1/x = 3। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, पूरे का लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? x, इसके लिए बटा 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम बटा 1 मान लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, अब x हमने एलसीएम ले लिया तो x बार जाएगा, x को x से करेंगे तो x²। ठीक है, प्लस इधर x है, इधर x है, x को x से करेंगे एक बार 1 = क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, और जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, ठीक है। और ये क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x इधर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हमें हल करना है किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र लिख लेता हूं पहले तो मैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र है, ठीक है। तो इस श्रीधराचार्य सूत्र में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट जो है इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी सी क्या है हम पहले बता चुके हैं आपको अब तक तो याद हो गया होगा। ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1। तो ए क्या है यहां मैं लिख देता हूं, ए बराबर है 1, बी बराबर यानी एक्स का गुणांक कितना है माइनस का 3, और सी बराबर कितना दे रखा है 1, ठीक है। इसके हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर अंडर रूट निकाल देंगे उसका। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बी कितना है -3, -3 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 9, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 1 यानी 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 9 में से 4 गए तो कितने बच गए 5, 9 में से 4 जब गए तो कितने बच गए 5, ठीक है। अब 5 का अंडर रूट, ये अंडर रूट हो गया, ठीक है, 5 का अंडर रूट हो गया। अब ये हमारा इसका वैल्यू आ गया 5 का अंडर रूट, इसकी वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। अब माइनस बी का मतलब क्या है, बी कितना है -3 था, तो माइनस बी का मतलब माइनस बी, अगर बाहर माइनस का चिन्ह लग रहा है और अंदर -3 लिखेंगे हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यानी 3। तो एक वैल्यू तो हमें मिलेगी 3, फिर एक बार प्लस में लेंगे हम प्लस √5 अपॉन 2a का मतलब क्या हुआ था, a कितना है 1, 2a यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन 2। तो एक तो रूट हमें ये प्राप्त हो गया, दूसरा रूट क्या प्राप्त होगा 3 माइनस √5 अपॉन 2, दूसरा रूट हमें ये प्राप्त हो जाएगा। आया समझ, तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसका दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में हमें सवाल दिया गया है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। और साथ में लिखा है x 0 और 2 के बराबर नहीं हो सकता, तो इस पे तो कंफ्यूज होने की हमें जरूरत ही नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें जो सवाल दिया गया है वो है 1/x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये क्योंकि भिन्न में दिया गया है, फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, बटे के रूप में दिया गया है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो इसको सरल करके हमें एक द्विघात समीकरण का रूप देना है। कैसे देते हैं, देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, इन दोनों को यूं लिख देंगे x इंटू एक्स माइनस 2, ये एलसीएम हो गया इसका। x का डिवाइडेशन इसमें करेंगे तो x से x कट जाएगा, x माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, x माइनस 2 ये ब्रैकेट वाला ऊपर आ गया, ठीक है। फिर इसकी बात करेंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे, इसको इसका भाग देंगे तो x माइनस 2 कट जाएगा, x बच जाएगा, तो माइनस का x आ जाएगा इक्वल टू 3, ठीक है। 3 को हम 3/1 भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या आ गया हमारे पास में x माइनस 2
माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3/1, ये मान लीजिए। ठीक है, माइनस के x से ये प्लस का x इधर कट जाएगा, -2 बच जाएगा ऊपर खाली। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इससे, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, और जब माइनस का 2 इधर आएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। तो हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। तो हमारा जो द्विघात समीकरण हुआ वो क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे कैसे, द्विघाती सूत्र के माध्यम से। ठीक है, तो आइए करते हैं। पहले हम फार्मूला, ये इसका द्विघाती सूत्र लिख लेते हैं, वो समीकरण लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0, ये आया था हमारा। ठीक है, अब क्योंकि जब भी हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, उसमें टर्म आती है ए बी सी, तो उनको हम पहले से ही वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर a बराबर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 3, b यानी x का गुणांक कितना है -6, c यानी अचर पद कितना है 2। ठीक है, अब श्रीधराचार्य सूत्र लिख लेते हैं। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है इसको हल करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये जो हिस्सा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, इसको हम पहले कर लेते हैं, ताकि आसानी से हम कर पाए। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट क्या हुआ वो देखते हैं। बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, बी क्या है -6, -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 36 माइनस 4ac, 4 × a कितना है 3, c कितना है 2, यानी 4 × 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 36 माइनस 24 हो गया, यानी क्या आ गया 12। अब 12 का रूट, ये आ गया हमारी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ माइनस बी, तो माइनस बी का क्या मतलब हुआ, माइनस और बी की वैल्यू कितनी है -6, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगी। तो जहाँ माइनस बी लिखा है वहाँ तो हम 6 लिख देंगे। ठीक है, और जहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट लिखा हुआ है वहाँ हम रूट 12 लिख देंगे। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 2a, a कितना है 3, तो 2a की जगह 2 × 3 यानी 6 लिख देंगे, नीचे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, b की जगह पर हमें लिखना है 6, लिख दिया। फिर एक बार प्लस में लिखना है, प्लस रूट 12 लिखना है इस पूरे अंडर रूट की जगह पर, अंडर रूट 12 लिख दिया। अपॉन में हमें 2a की जगह पर 6 लिखना है, तो एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा क्या लिखना है 6 माइनस, एक बार माइनस का कर देंगे, रूट 12 अपॉन 6, तो एक मूल तो ये हो जाएगा, एक मूल ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएंगे आंसर। ठीक है, अब हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 15। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में चाल का मतलब है कि जल स्थिर है, यानी कहने का मतलब यह कि मोटर बोट की जो स्पीड है, मोटर बोट की जो चाल है, केवल मोटर बोट की, वो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है मोटर बोट की चाल। ठीक है, अब क्या होता है, 24 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, और वही दूरी
यानी 24 किलोमीटर की ही दूरी धारा के अनुकूल आने में या अनुकूल जाने में, रिटर्न लौटने में, अनुकूल का मतलब था धारा की दिशा में जाना, इन दोनों घटनाओं में, धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल आने में, तो धारा के प्रतिकूल जाने में ज्यादा समय लगता है, कितना? 1 घंटा, बनस्पत धारा के अनुकूल आने के। ठीक है, तो हमें धारा की चाल बतानी है, धारा की चाल बतानी है, स्ट्रीम की चाल बतानी है। ठीक है, देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं इसमें कुछ सवाल आए हैं। देखिए एक तो आया है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। ठीक है, और दूसरा शब्द आया है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, यानी डाउन स्ट्रीम, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, एक शब्द आया था कि स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में चाल का मतलब है कि यहां पे जल की चाल से कोई मतलब नहीं है, केवल मोटर बोट की चाल की बात हो रही है। ठीक है, एक आई है दूरी। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को हल करके देखते हैं कि धारा की चाल क्या है। ठीक है, जो चीज हमें मालूम नहीं होती है उसे हम मान लेते हैं। धारा की चाल माना धारा की चाल, धारा की चाल है, स्ट्रीम की जो चाल है, स्पीड है, वो है x। ठीक है, और बोट की जो चाल है, मोटर बोट की चाल, वो कितनी दे रखी है प्रश्नानुसार? वो दे रखी है हमें 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा की चाल तो मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर, और बोट की चाल हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अगर ये बोट धारा के प्रतिकूल जाए, बोट अगर प्रतिकूल जाए, यहां लिख दूंगा बोट की चाल कैसे? प्रतिकूल, यानी अपस्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल। और दूसरी बात हम लिखेंगे बोट की चाल, बोट की चाल धारा के अनुकूल, यानी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगर बोट की चाल धारा के प्रतिकूल की बात कर रहे हैं, यानी अगर धारा यूं जा रही है, बोट यहां पे खड़ी हुई है, बोट यहां पर है और धारा इस दिशा में जा रही है, या बोट इस दिशा में जा रही है, अगर बोट धारा की विपरीत दिशा में जा रही है और धारा की चाल हमने x मान ली है, तो x जो बोट की चाल है उसमें से x की चाल कम हो जाएगी। ठीक है ना, बोट की जो चाल है 18 किलोमीटर, इसमें से धारा की जो चाल है वो कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? देखिए अगर पानी इस तरफ बह रहा है और उस पानी की खुद की रफ्तार x है और बोट की रफ्तार 18 है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 18 प्लस x होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये बोट की चाल है और ये धारा की चाल है, दोनों जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर ये उल्टी दिशा में जा रहा है तो बोट की चाल अगर 18 है तो उसमें से धारा की चाल घट जाएगी। घटेगी कि नहीं घटेगी? तो बोट की चाल धारा के प्रतिकूल अगर होगी तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर धारा के अनुकूल होगी तो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमसे आगे इसमें कहा गया है कि 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। दूरी कितनी दे रखी है? दूरी बराबर 24
किलोमीटर। ठीक है। अब ये जो दूरी है ये धारा के प्रतिकूल अगर जाएं, प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम जाने पर, प्रतिकूल जाने पर समय कितना लगेगा? समय का फार्मूला क्या होता है हमारा? दूरी बटा चाल। हमने आपको चैप्टर के प्रारंभ में लिखाया था। ठीक है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है? 24। ठीक है, चाल कितनी है प्रतिकूल में? 18 माइनस एक्स। ठीक है, और अब बात करेंगे अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा। अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने में समय कितना लगा? ठीक है, ये लगेगा, दूरी तो वही रही 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। ठीक है, ये समय निकाल लिया हमने। अगर प्रतिकूल जाएंगे तो इतना समय लगेगा, अनुकूल जाएंगे धारा के तो इतना समय लगेगा। अब सवाल में हमसे ये कहा गया है कि प्रतिकूल जाने पर, धारा के विपरीत जाने पर हमें समय ज्यादा लगता है। ज्यादा कब लगता है? प्रतिकूल जाने पर, अपस्ट्रीम जाने पर। और कितना अधिक लगता है? 1 घंटा। यानी ज्यादा में से कम को घटा दें, यानी सवाल यहां पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, और फिर हम लिख देंगे 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ये प्रश्न के अंदर हमें दिया गया है। और ये फ्रैक्शन में जो हमारा को समीकरण प्राप्त हुआ है, भिन्न के रूप में जो समीकरण प्राप्त हुआ है, इसको जब हम हल करेंगे तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और जब हम उसको हल करेंगे द्विघाती सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो हमें धारा की चाल मालूम चल जाएगी। चलिए इसको सरल करते हैं और एक द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं। इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको सरल करना है। कैसे करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? इन दोनों को लिख देते हैं। 18 माइनस एक्स को तो एक ब्रैकेट में लिख दिया और 18 प्लस एक्स को दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या करना है? ये जो 18 माइनस एक्स है इसका भाग लगाना है इसके अंदर, एलसीएम के अंदर। जब इसका भाग लगाएंगे हम तो क्या होगा? 18 माइनस एक्स और 18 माइनस एक्स कट जाएगा और बचेगा क्या? 18 प्लस एक्स। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 24 से। तो यहां हम लिख देंगे 24 इंटू, ये इंटू का चिन्ह डॉट, ठीक है ना, 18 प्लस एक्स। ठीक है, फिर ये माइनस का चिन्ह क्यों लिख देंगे? जब 18 प्लस एक्स का इसमें डिवाइड करेंगे तो 18 प्लस एक्स कट जाएगा, 18 माइनस एक्स इस 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने 24 इंटू 18 माइनस एक्स इस तरह से लिख देंगे इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम इसको त्रियक गुणा कर देते हैं। 1 के नीचे 1 मान लेते हैं। त्रियक गुणा करने से क्या होगा? एलएचएस साइड तो क्या हो जाएगी हमारी? एलएचएस साइड तो हमारी हो गई 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स। और आरएचएस साइड में क्या चले गया? ये चले गया 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। एलएचएस साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम। 24 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटा रहे हैं हम, 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 432, 432। और 24 को जब x से करेंगे तो प्लस का 24x।
ठीक है। इसी तरह से इस माइनस के 24 को 18 से करेंगे तो वही माइनस के 432 आ जाएंगे, और माइनस के 24 को जब माइनस के x से करेंगे तो प्लस का 24x आ जाएगा, इक्वल्स टू। अब RHS साइड की बात करें तो देखिए 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, कुछ याद आ रहा है? देखिए हमने आपको एक बीजीय सर्व समीकरण लिखाई थी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिखाई थी। क्या लिखाई थी? हमने बोला था कि जब भी कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यानी देखिए एक बार प्लस में, एक बार माइनस में लिखा हुआ है, एक बार प्लस में लिखा हुआ, ठीक है ना। फर्क इतना सा है कि ए की जगह पर 18 लिखा हुआ है, बी की जगह पर एक्स लिखा हुआ है, यही तो फर्क है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी ए की जगह पर 18 का स्क्वायर लिख देंगे, 18 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया, और बी की जगह पर एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए 432 माइनस के हैं, 432 प्लस के हैं, ये तो कट जाएंगे, ठीक है। 24x प्लस के हैं और ये 24x ये भी प्लस के हैं, दोनों जोड़ करके हो गए 48x। तो इधर तो हो गया 48x इक्वल्स टू, इधर क्या आया? 18 का स्क्वायर, 18 का जब वर्क करेंगे यानी 18 इंटू 18 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 324, ठीक है। अब माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम पक्षांतर कर लेंगे, यानी RHS वाली चीजों को LHS में ले जाएंगे, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इसके बाद में प्लस के 48x यूं क्यों है, 48x लिख लिया हमने। इसके बाद में हमने ये 324 थे, जब इसको हम पक्षांतर करके LHS साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस के 324 हो जाएंगे, इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे आपने एक बात देखा होगा कि मैंने कुछ क्रम सेट किया है, हमने डायरेक्ट ही ऐसा नहीं किया कि 324 को पहले लिख दिया हो। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम इसको द्विघात समीकरण के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मानक रूप में लिखना चाहते थे, और मानक रूप कैसा होता है? वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखी जाएगी, फिर एक्स की, और फिर अचर पद। तो उस रूप में हमने इसको लिखा है। तो इस तरह से हमें ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इस द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे, किससे? श्रीधराचार्य सूत्र से, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले से, द्विघाती सूत्र से, तो हमें धारा की चाल मालूम चल जाएगी। तो चलिए धारा की चाल मालूम करते हैं। देखिए हमारा द्विघात समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है किससे? द्विघाती सूत्र से, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले से, श्रीधराचार्य फार्मूले से। कैसे करेंगे? श्रीधराचार्य फार्मूले में हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a b c क्या है? जब हम मानक रूप से इस द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उसको a लिखते हैं, यानी a क्या हो गया यहाँ पर? 1। b स्क्वायर का जो x का जो गुणांक है उसको b लिखते हैं, यानी यहाँ पर b का x का गुणांक क्या है? 48, तो b का मतलब हो गया 48। और c यानी अचर पद को हम c लिखते हैं, और c क्या है यहाँ पर? माइनस का 324, ठीक है। अब हम लिखेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है? वो है, देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य फार्मूला है, ठीक है। सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट वाली चीज है, ये वाली बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है ना। इधर से हम 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर b हमें लिखना ही लिखना है। तो 2a की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो गया, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर 1, 2 इंटू ए का मतलब क्या हो गया 2, ठीक है। माइनस का b की वैल्यू कितनी है 48, तो यहाँ पर b माइनस बी की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा 48, ठीक है। अब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिखना है हमें, ये हम देखते हैं। देखिए बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू क्या है 48, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, c कितना है माइनस के 324, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम काउंट करें तो कितना हो गया, देखिए 48 का स्क्वायर कितना हो गया, 48 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा हमारा 2304। इसमें से हमें घटाना होगा 4 इंटू 1 इंटू माइनस 324। अब माइनस का चिन्ह इधर है और माइनस का चिन्ह इधर है, तो ये हो गए प्लस के चिन्ह। अब 324 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 324 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1296, 1296, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 3600, ठीक है। यानी हमें 3600 का रूट निकालना है, 3600 का रूट निकालना है। और 3600 का अगर हम रूट निकालना चाहें तो 3600 का रूट होगा 60। 36 का रूट होता है 6 और 2 जीरो का एक रूट हो गया, एक ही हो गया 60। 3600 का रूट हो गया 60। तो यानी अब हमें क्या करना है, सबकी वैल्यू मालूम चल गई, तो हमें क्या लिखना है, देखिए एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो माइनस बी की वैल्यू हमने लिखी -48, बी की वैल्यू लिख दी 48, ठीक है। फिर एक बार प्लस में लिख रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, इसकी वैल्यू आई थी 60, इसको प्लस में 60 लिख दिया, अपॉन कर दिया 2, ठीक है। दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, -48 तो यूं क्यों लिख लिया, 60 को एक इस बार माइनस में लिखा, -60 अपॉन 2, ठीक है। अब 48 में से 48 माइनस के हैं और प्लस के 60 हैं, यानी कितने हो गए प्लस के 12 अपॉन 2, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 6। एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास में 6x की। अब इधर करेंगे हम दूसरी वैल्यू के लिए, तो माइनस के 48 और माइनस के 60 कितने हो गए 108 माइनस के अपॉन 2। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 54, दूसरी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई माइनस की 54। लेकिन x क्या है, क्या माना था हमने, x थी हमारी धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। धारा की चाल क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड ऑफ स्ट्रीम नेगेटिव नहीं हो सकती, नकारात्मक नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम -54 वाला जो वैल्यू आया है इसको तो हम कैंसिल कर देंगे, इसे हम नहीं मानेंगे और वैल्यू मानेंगे x बराबर 6, यानी धारा की चाल जो हुई वो हुई 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा होगा आंसर, ठीक है।